नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रतियोगिता उस यूट्यूब चैनल में। देखिए, हम लोग हिस्ट्री पढ़ रहे थे और हिस्ट्री में पढ़ते हुए हम लोगों ने कवर कर लिया था कहाँ तक नवीन राज्यों का उत्थान और उनका पतन, यानी मुग़ल साम्राज्य के पतन के बाद जो अलग अलग नवीन राज्य उभर कर आए, उनमें कौन कौन से नए नए राज्य थे हमने उनमें पढ़ लिया था। राजपूत, हमने उनमें जाटों को पढ़ लिया था। सिख साम्राज्य जो फैला हुआ था जितना, उसको हमने पढ़ लिया था। और आज हम जो कवर करने जा रहे हैं वो है बंगाल। देखिए, मुग़ल राज्य से अलग होकर उनमें बंगाल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट स्टेट था या राज्य था। तो बंगाल में जिस प्रकार से राजनीति उभर कर आई, किस प्रकार से अंग्रेज़ों ने वहाँ पर आकर अपना डेरा बसाया, किस प्रकार से अंग्रेज़ों ने वहाँ के जो नवाब थे उनको हराया, और पूरे भारत की जो राजनीति है वो बंगाल से किस प्रकार से चालित हुई, और बंगाल में अपने पैर जमाने के बाद अंग्रेज़ों ने किस प्रकार पूरे भारत पर कब्जा किया, वो सभी इस लेक्चर के दौरान हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। कौन कौन से ऐसे कारण थे जिसके कारण से अंग्रेज़ों ने वहाँ पर अपना पैर जमाना शुरू किया था, और किस किस की अयोग्यता के कारण ये सब जो घटनाएं हैं वो घटित हो सकी। तो इसी लेक्चर के दौरान आज हम डिस्कस करेंगे बंगाल को। और बंगाल में देखिए किस प्रकार से सबसे ज़्यादा जो बंगाल था उस टाइम में भारत की राजनीति में सबसे ज़्यादा बंगाल उपजाऊ और समृद्ध राज्य हुआ करता था। यानी अगर हम एक तरह से ये माने कि पूरे भारत में अगर कोई राजनीति हलचल होती थी या पूरे भारत में अगर कोई राजनीतिक कार्य होता था तो वो बंगाल के बिना संभव ही बिल्कुल भी नहीं था। ठीक है, तो पूरे भारत में देखिए सबसे ज़्यादा उपजाऊ और समृद्ध राज्य हुआ करता था बंगाल उस टाइम पर। उसके बाद अंग्रेज़ों ने बंगाल में प्रथम कोठी कितने 1651 में लगाई थी। शाह शुजा वहाँ के बंगाल के नवाब थे, उनके आदेश पर या उनसे परमिशन लेने के बाद। उसके बाद फिर क्या होता है, देखिए बंगाल, बिहार, उड़ीसा में मुफ्त व्यापार की उनको छूट मिल जाती है आगे चलकर। और 1698 में अजीमुशान ने सूतानाती, कालीकता और गोविंदपुर की ज़मींदारी जो है वो अंग्रेज़ों को दे दी थी 1698 में। ये अजीमुशान कौन थे? ये अजीमुशान देखिए, जब हमने पढ़ा था मुग़लों का, यानी जो लेटर मुग़ल सम्राट थे उसमें अजीमुशान का नाम आया था। ठीक है, और ठीक है, दो अजीमुशान और एक और। तो इन्होंने क्या किया ये, लेकिन इन्होंने क्या कर रखा था, अलग अलग जो स्टेट्स थे वहाँ पर अपनी जो नवाबदारी थी, ये नवाब बनकर अपना काम, अपना संचालन कर रहे थे। ठीक है, तो इसी प्रकार से फिर 1700 ईस्वी में मुर्शीद कुली खां 1700 ईस्वी में मुर्शीद कुली खां को बंगाल का नवाब बना दिया जाता है। ठीक है, ये मुर्शीद कुली खां बंगाल के नवाब बन जाते हैं। और 1717 ईस्वी में फारुखशियर ने 3000 कर के बदले व्यापारिक छूट दे देते हैं किसको? अंग्रेज़ों को। ठीक है, तो ये जो फारुखशियर थे, ये फारुखशियर बहुत ज़्यादा प्रभावित थे अंग्रेज़ों से, और इसी का कारण था कि इन्होंने 3000 कर, यानी अंग्रेज़ों से 3000 रुपये लेना है वार्षिक, यानी एक साल में 3000 रुपये अंग्रेज इनको देंगे, और इसके बदले में इनको व्यापारिक छूट, यानी पूरे बंगाल में ये कहीं पर भी व्यापार कर सकते हैं। इस प्रकार की जो छूट थी वो अंग्रेज़ों को फारुखशियर, क्योंकि फारुखशियर उस टाइम पर क्या हुआ करते थे, 1717 देखिए 1719 तक फारुखशियर क्या थे? मुग़ल बादशाह थे। ठीक है, तो ये छूट जो थी वो अंग्रेज़ों को इन्होंने दे दी थी बंगाल में व्यापार करने के लिए। उसके बाद देखिए आगे चलते, मुर्शीद कुली खां क्या है? अब बंगाल के नवाब बन जाते हैं। ठीक है, क्योंकि बंगाल जो था वो क्या था? एक पार्ट था, एक हिस्सा था, जो मुग़ल एम्पायर था जो उस टाइम पर चल रहा था, उसका एक हिस्सा हुआ करता था उस टाइम भी बंगाल। तो बंगाल, ये जो अलग अलग सूबे हुआ करते थे मुग़ल एम्पायर के, उनको उनके जो नवाब थे वो उनको संभालते थे। ठीक है, जैसे आज अगर हम आज के सिनेरियो में बात करें, तो अगर हम सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें, एक सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसके बाद में स्टेट गवर्नमेंट है। ठीक है, यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर मुग़ल सम्राट हुआ करते थे, और नीचे जो स्टेट गवर्नमेंट है, मान लो जो नवाब है, ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ करते थे? नवाब। और नवाब दक्कन की बात करें, ठीक है, तो दक्कन में भी अलग अलग नवाब हुआ करते थे जो मुग़ल एम्पायर के अंडर में जितना भी क्षेत्र था उनके। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं, इसमें बात करते हैं मुर्शीद कुली खां। ठीक है, तो मुर्शीद कुली खां में देखिए
मुर्शीद कुली खां के बाद मुर्शीद कुली खां कब से कब तक रहे यहाँ पे? 1717 से और 1727 तक ये बंगाल के नवाब रहे। उसके बाद क्या होता है, मुर्शीद कुली खां के बाद कौन? शुजाउद्दीन 1727 से 1739 तक ये शुजाउद्दीन यहाँ के क्या बन जाते हैं? नवाब। कहाँ के? बंगाल के नवाब बन जाते हैं। और ये शुजाउद्दीन कौन होते हैं? ये मुर्शीद कुली खां का जो दामाद है वो था। ठीक है, मुर्शीद कुली खां का दामाद होता है ये शुजाउद्दीन। ठीक है, उसके बाद देखिए सरफराज। सरफराज क्या होता है? सरफराज 1739 ईस्वी में बंगाल के नवाब बनते हैं। और सरफराज क्या होते हैं? ये होते हैं अलीवर्दी। सरफराज खां बंगाल का नवाब बन जाता है। ठीक है, और इसके समय में बिहार के जो नायब सूबेदार थे, इसके समय में बिहार के जो नायब सूबेदार थे अलीवर्दी खां। ठीक है, मुर्शीद कुली खां बंगाल का नवाब बना था 1717 ईस्वी में ये। उसके बाद शुजाउद्दीन बनते हैं इनके दामाद 1727 में। और उसके बाद सरफराज बनते हैं। ठीक है, सरफराज शुजाउद्दीन ने अपना एक नायब सूबेदार नियुक्त किया था। कौन? अलीवर्दी खां। ठीक है, अलीवर्दी खां जो आगे चलकर सरफराज के बाद आगे चलकर अलीवर्दी खां बन जाता है बंगाल का नवाब। ठीक है, उसके बाद देखिए अलीवर्दी खां कब से कब तक रहता है? 1740 से 1756 तक अलीवर्दी खां बंगाल का नवाब रहता है। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं। अलीवर्दी खां क्या करता है? बादशाह को वार्षिक कर देना पसंद कर, मतलब उनको प्रॉमिस करता है, उनके साथ में वादा करता है कि मैं आपको हर साल कुछ ना कुछ कर मैं आपको दूंगा। लेकिन क्या होता है, एक बार ये इनको कर भेजते उस टाइम पे बहुत ज़्यादा वर्चस्व हुआ करता था पूरे भारत के अंदर। ठीक है, अटक से कटक तक, ऐसे बोलते हैं कि अटक से कटक तक मराठों का साम्राज्य या मराठों का जो राज है वो चलता था उस टाइम पर। ठीक है, तो सभी लोग मराठों से भयभीत होते थे उस टाइम पर। तो ये इसलिए ये क्या करता है अलीवर्दी खां कि मराठे उनके जो साम्राज्य हैं उसमें लूटपाट या फिर उनके साथ युद्ध ना करें। इस कारण से अलीवर्दी खां क्या करता है? मराठों के साथ संधि कर लेता है। उसके बाद आते हैं देखिए क्या सिराजुद्दौला को नवाब बनाया जाता है। ठीक है, सिराजुद्दौला क्या होते हैं? नवाब बन जाते हैं। और सिराजुद्दौला कौन होते हैं? अलीवर्दी खां की मृत्यु के बाद उनका जो पुत्री का पुत्र, ठीक है, उनकी पुत्री का पुत्र होता है सिराजुद्दौला अलीवर्दी खां की। इनको नवाब बना दिया जाता है। ठीक है, पहले क्या होता था कि हायरार्की चलती थी। पहले कोई कॉन्टेस्ट या फिर कोई कंपटीशन तो होता नहीं था। तो पहले क्या होता था? हायरार्की चलती थी कि पुत्र का पुत्र या फिर उनका कोई ब्लड रिलेशन वाला आदमी ही नवाब या राजा या महाराजा बनते थे, बादशाह बनते थे। ठीक है, तो इसी कड़ी में फिर क्या होता है देखिए सिराजुद्दौला बन जाता है नवाब, कहाँ का? बंगाल का नवाब बन जाता है। और उसमें फिर क्या होता है देखिए सिराजुद्दौला ने क्या किया? कासिम बाजार पर आक्रमण कर दिया। कासिम बाजार क्या है? बंगाल में एक बहुत बड़ी मंडी हुआ करती थी व्यापार की। ठीक है, कासिम बाजार व्यापार की मंडी हुआ करती थी, बहुत फेमस, पूरे भारत में बहुत ज़्यादा फेमस थी कासिम बाजार। कपड़े की एक मंडी हुआ करती थी उस टाइम पर, जिसमें व्यापार करने के लिए सभी लोग, फ्रांसीसी हो चाहे अंग्रेज हों और चाहे मुग़ल साम्राज्य के कोई भी नवाब हो, ठीक है, तो वो यहाँ पर अपना अधिकार जमा के रखना चाहते थे ताकि वहाँ से ज़्यादा लाभ कमाया जा सके। ठीक है, उसी क्रम में देखिए फिर आगे क्या होता है कि कलकत्ता पर आक्रमण कर देते। सिराजुद्दौला बहुत ही ज़्यादा एम्बिशियस एक नवाब थे उस टाइम पर। इन्होंने सबसे पहले कासिम बाजार पर आक्रमण किया, उसके बाद कलकत्ता पर आक्रमण किया इन्होंने। और इसी कलकत्ता पर जब इन्होंने आक्रमण किया तो वहाँ पर इनका देखिए कलकत्ता में एक फोर्ट विलियम, ठीक है, फोर्ट विलियम क्या था? फोर्ट विलियम अंग्रेज़ों के द्वारा बनाया गया किला था, ठीक है, जिसके अंदर अंग्रेज अपना व्यापार किया करते थे। तो फोर्ट विलियम पर भी अधिकार कर लेते हैं सिराजुद्दौला। और वहाँ से अंग्रेज जब ये वहाँ पर आक्रमण करते हैं फोर्ट विलियम पर, तो फोर्ट विलियम से जो अंग्रेज हैं वो भागकर कहाँ चले जाते हैं? फुल्टा द्वीप। ठीक है, फुल्टा एक उड़ीसा के आसपास एक द्वीप हुआ करता था, यानी हुगली के मुहाने पर, यानी डेल्टा जो है हुगली का, वहाँ पर फुल्टा द्वीप एक द्वीप था। वहाँ पर जितने भी अंग्रेज हैं वो डर कर भाग जाते हैं। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं। देखिए आगे एक और घटना होती है। ये धीरे धीरे हम पहुंच रहे हैं कहाँ? देखिए प्लासी के युद्ध की तरफ हम लोग पहुंच रहे हैं। किस प्रकार से बंगाल में, चूँकि दोनों जो युद्ध हैं, प्लासी का युद्ध और बक्सर का युद्ध, दोनों युद्ध बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं भारत की राजनीति में। अगर ये प्लासी का युद्ध और बक्सर का युद्ध नहीं हुआ होता तो शायद अंग्रेज़ों की इतनी दृढ़ स्थिति भारत के अंदर ना बन पाती। ठीक है, और आगे चलकर भारत जो है वो अंग्रेज़ों के अधीन ना हो पाता। ठीक है, कुछ घटनाएं इस तरह थी, जैसे सिराजुद्दौला ने सबसे पहले कासिम बाजार, फिर कलकत्ता और फोर्ट विलियम से अंग्रेज़ों को भगा दिया। ठीक है, तो अंग्रेज़ क्या हो गए? सिराजुद्दौला से नाराज़ हो गए, खफा हो गए। उसके बाद क्या होता है देखिए ब्लैक होल की घटना हो जाती है उसी टाइम पर।
ये ब्लैक होल की घटना में क्या बताते हैं, देखिए 20 जून 1956 को ब्लैक होल की घटना होती है। इसमें क्या होता है, 146 अंग्रेज़ों को बंदी बना लिया जाता है जब उन्होंने आक्रमण किया था कासिम बाजार और कलकत्ता फोर्ट विलियम पर। ठीक है, तो 146 अंग्रेज़ों को बंदी बना लिया जाता है और एक कोठरी होती है जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई 18 फीट 14 फीट और 10 इंच की होती है। इतनी छोटी सी कोठरी में क्या करते हैं, इतनी छोटी सी एक कोठरी होती है, इस कोठरी में, ठीक है, इस कोठरी में क्या करते हैं, ये माना जाता है कि इस कोठरी के अंदर क्या करते हैं, ये अंग्रेज़ों को भर देते हैं और रात भर के अंदर यहाँ पर देखिए 23 व्यक्ति, सभी लोग मारे जाते हैं। ठीक है, और जो 23 व्यक्ति हैं वो बचते हैं केवल, बाकी सभी लोग मारे जाते हैं। इस घटना से क्या होता है, देखिए इस घटना से अंग्रेज़ जो है बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाते हैं। हालांकि कलकत्ता से तो अंग्रेज़ भाग जाते हैं फुल्टा द्वीप के ऊपर, लेकिन मद्रास और बम्बई, क्योंकि उस टाइम पे 3 बहुत ज़्यादा गढ़ हुआ करते थे अंग्रेज़ों के, बम्बई, मद्रास और कोलकाता। कोलकाता से सिराजुद्दौला ने इनको भगा दिया, लेकिन मद्रास और बम्बई, ठीक है, इसके जो गवर्नर थे उस टाइम पर, या जो भी इनके एडमिनिस्ट्रेटर थे उस टाइम पर, उनको वो नाराज़ हो जाते हैं इनसे और बदला लेने के लिए वो क्या करते हैं, फिर एक प्लानिंग करते हैं और किस प्रकार से देखिए पृष्ठभूमि बनती है प्लासी के युद्ध की। अब क्या होता है, अब देखिए जो क्लाइव है, ठीक है, अब जो क्लाइव है वो क्या करते हैं, क्लाइव प्लस वॉटसन, ये दोनों क्या करते हैं, अपनी रणनीति बनाते हैं कि किस प्रकार से वहाँ जो फोर्ट विलियम था, जो इनका किला था बंगाल के अंदर, उसको छुड़ाया जाए। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, अपनी रणनीति बनाते हैं और कलकत्ता में जाते हैं। नवाब प्लस क्लाइव के बीच संधि होती है, नवाब प्लस क्लाइव के बीच में क्या होती है, संधि हो जाती है। ठीक है, नवाब कौन थे, सिराजुद्दौला और क्लाइव। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा चतुर और बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट गवर्नर हुआ करते थे उस टाइम पे, किसके, अंग्रेज़ों के। ठीक है, तो इनके बीच में एक अलीनगर की संधि होती है, देखिए अलीनगर की संधि होती है और इस संधि में क्या होता है, 9 फरवरी 1757 में अलीनगर की संधि होती है। सिराजुद्दौला और क्लाइव के बीच संधि का जो उल्लंघन है, संधि होते हैं, संधि में क्या होता है कि अंग्रेज़ों को उनका जो फोर्ट विलियम है वो वापस दे दिया जाएगा और जो उनके जो जगह थी, जितनी जो नवाब थे उन्होंने छीन ली थी कलकत्ता के अंदर, वो उनको वापस दे दी जाएगी। ठीक है, अब क्या होता है, देखिए संधि का उल्लंघन, नवाब के विरुद्ध षड्यंत्र होता है। अब एक प्लानिंग ये बनाई जाती है, जो नवाब होते हैं सिराजुद्दौला, ठीक है, कि उन पर कोई ना कोई आरोप लगाकर, ठीक है, उन पर कोई ना कोई आरोप लगाकर और उनके जो सेनापति हैं या उनके जो एडमिनिस्ट्रेशन के या उनकी राजनीति के जो कुछ लोग हैं उनको अपनी तरफ मिला लिया जाए। ठीक है, और वो लोग कौन कौन होते हैं, देखिए ये यहाँ पर दिया हुआ है। सेनापति उनके मीर जाफ़र थे, सिराजुद्दौला के सेनापति कौन थे, मीर जाफ़र, और एक उनकी सेना में एक और अधिकारी थे, यार लतीफ़ उनका नाम था, और एक अलग से एक आदमी थे दीवान राय और जगत सेठ, ये बैंकर थे। ठीक है, तो क्लाइव क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा चतुर व्यक्ति होते हैं क्लाइव अंग्रेज के, तो ये क्या करते हैं, इन चारों लोगों को अपनी तरफ मिला लेते हैं। ठीक है, ये झांसा देते हैं मीर जाफ़र को कि मीर जाफ़र मैं आपको बना दूंगा बंगाल का नवाब अगर आप मेरा साथ दोगे युद्ध में। ठीक है, मैं सिराजुद्दौला यानी नवाब के ऊपर आक्रमण करूंगा, आप मेरा साथ दोगे। ठीक है, और हम दोनों मिलकर हरा देंगे किसको, हम दोनों मिलकर हरा देंगे नवाब को, और फिर मैं आपको बंगाल का नवाब बना दूंगा। ठीक है, इस प्रकार से ये रणनीति बनाते हैं और एक प्रकार से षड्यंत्र रचते हैं नवाब के खिलाफ। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, देखिए आगे, उसके बाद क्या होता है कि चूँकि डायरेक्ट कोई कारण तो था नहीं नवाब के ऊपर आक्रमण करने का, तो ये लगाते हैं उस पर आरोप, नवाब के ऊपर आरोप लगाते हैं कि आपने क्या किया, आपने अंग्रेज़ों के खिलाफ षड्यंत्र किया है, यानी नवाब के ऊपर आरोप लगाते हैं कि आपने अंग्रेज़ों के खिलाफ षड्यंत्र किया है और आपने फ्रांसीसियों से अपना हाथ मिलाया है। ठीक है, यानी आप फ्रांसीसियों के साथ मिलकर अंग्रेज़ों के साथ में आप क्या करना चाहते हैं, युद्ध करना चाहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार का एक आरोप जो है वो लगाया जाता है नवाब के ऊपर। और फिर क्या होता है, देखिए प्लासी का युद्ध होता है। प्लासी का युद्ध बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है भारतीय राजनीति के अंदर। इसमें क्या होता है, इसमें देखिए जो क्लाइव यानी क्लाइव, मीर जाफ़र, दीवान राय, यार लतीफ़ और जगत सेठ, ये एक तरफ होते हैं, यानी अंग्रेज़ों वाली साइड होती है। ठीक है, ये क्या होती है, अंग्रेज़ों वाली साइड होती है। इसमें अंग्रेज़ होते हैं एक तरफ, और दूसरी तरफ देखिए क्या होता है, दूसरी तरफ होते हैं कौन, बंगाल के जो नवाब है वो, और फ्रांसीसियों की थोड़ी बहुत सेना उसके अंदर होती है। ठीक है, अगर आप इसको देखेंगे तो उस टाइम पर क्या था, ये तो केवल और केवल क्या था, षड्यंत्र था एक तरह से। तो क्लाइव की सेना में कितने लोग थे, 950 केवल और केवल। ठीक है, उसमें 100 यूरोपीय थे और 50 नाविक थे। ठीक है, 2100 के लगभग भारतीय उसमें ज़्यादा थे।
तो ये तो क्लाइव की सेना का पार्ट था, ठीक है। लेकिन अगर आप नवाब की सेना की बात करें तो देखिए नवाब की सेना में तो बहुत ज़्यादा लोग हुआ करते थे उस टाइम पर। नवाब की सेना में 50,000 के आसपास लोग थे और थोड़े बहुत फ्रांसीसी भी थे। लेकिन होता क्या है, देखिए नवाब अपनी सेना को लेकर पहुंच जाता है प्लासी के अंदर, और प्लासी के अंदर जाने के बाद जब युद्ध शुरू होता है तो जो मीर जाफ़र है ये सेनापति था किसका, नवाब का, ठीक है। नवाब के सेनापति होते हैं, तो मीर जाफ़र क्या करते हैं, दौड़कर भागकर क्लाइव की तरफ आ जाते हैं और नवाब को क्या करते हैं, धोखा दे देते हैं। नवाब को जब धोखा मिलता है, ठीक है, नवाब को जब क्या होता है, धोखा मिल जाता है, तो नवाब को धोखा मिल जाता है तो नवाब क्या करते हैं, ये युद्ध हार जाते हैं, ठीक है, ये युद्ध हार जाते हैं। और युद्ध हारने के बाद क्या होता है, युद्ध हारने के बाद देखिए जो भी युद्ध हारता है उसको कुछ ना कुछ चुकाना पड़ता है, कोई ना कोई कीमत चुकानी पड़ेगी। तो जब नवाब, बंगाल के नवाब युद्ध हार जाते हैं रॉबर्ट क्लाइव से, तो यह क्या करते हैं, हार जाने के रूप में उनको 24 परगने की जमींदारी देते हैं। 24 परगना जगह है, उसकी जमींदारी मतलब वहाँ के जो राजस्व वसूलने का है, वहाँ पे जो खेती करने का है, व्यापार करने का है, वो सब काम कौन करेगा, अब अंग्रेज करेंगे, ठीक है। उसके बाद बर्दवान और नदिया जिला यहाँ पे भी अंग्रेज बंगाल के राजनीतिक स्वामी बन जाते हैं, ठीक है। बर्दवान और नदिया 2 और जगह होती है बंगाल के अंदर, उसका भी स्वामित्व, उसका भी जो अधिकार है वो अंग्रेज़ों के पास आ जाता है, ठीक है। उसके बाद देखिए फिर क्या होता है, उसके बाद मीर जाफ़र, जैसे कि उन्होंने वादा किया था कि मीर जाफ़र को क्या बना देंगे, मीर जाफ़र को बना देंगे बंगाल का नवाब। तो मीर जाफ़र को नवाब बना दिया जाता है 1757 से और 1760 के बीच ये क्या करते हैं, बंगाल के नवाब रहते हैं, ठीक है। लेकिन मीर जाफ़र चूँकि वो तो धोखेबाजी से नवाब बने थे वहाँ पर, तो हिंदू मुस्लिम की जो राजनीति थी बंगाल के अंदर, ये उससे अछूते नहीं रहते और बंगाल के अंदर ये उसको संभाल नहीं पाते, ठीक है, हिंदू मुस्लिम राजनीति। और फिर मीर जाफ़र चूँकि ये अपनी योग्यता के आधार पर तो वहाँ के नवाब नहीं बने थे, इसलिए क्या है, अयोग्य सिद्ध होते हैं। और 25 फरवरी 1760 को क्लाइव जो है वापस चला जाता है, जो कि इसका संरक्षण करता था, ठीक है। अब क्या होता है, नया कोई गवर्नर बनकर आएगा बंगाल के अंदर, तो उसका कुछ अलग टेम्परामेंट होगा, अलग सेट ऑफ माइंड होगा, वो मीर जाफ़र को इतना जानता नहीं है, मीर जाफ़र के साथ उसकी इतनी अच्छी ट्विनिंग नहीं थी। तो तब क्या होता है, देखिए हालवेल और वेंसीटोट ये बंगाल के गवर्नर बनते हैं। हालवेल और वेंसीटोट बंगाल के गवर्नर बनते हैं, तो मीर जाफ़र के साथ इनकी इतनी ज़्यादा पटती नहीं है। तो ये क्या करते हैं, यानी जब मीर जाफ़र है वो क्या करता है, इनको बहुत ज़्यादा पैसा भी नहीं देता और इनका जो व्यापार है उसमें भी अड़चन अड़ाता रहता है। तो तब क्या करते हैं, ये नाराज़ होकर ये क्या करते हैं फिर नवाब यानी मीर कासिम, ठीक है, मीर कासिम को क्या करते हैं, मीर कासिम को बंगाल का नवाब बनाने का प्रयत्न करते हैं और उसमें सफल भी होते हैं। तो कुछ दिनों के बाद में देखिए क्या होता है, मीर कासिम जो है वो बंगाल के क्या बन जाते हैं, नवाब बन जाते हैं 1760 से 1763 के बीच में, ठीक है। उसके बाद देखिए नया कर, जो ये मीर कासिम जब नवाब बनते हैं तो ये नया कर लगा देते हैं, वहाँ पर क्या है, अबवाब लगाया, यानी नया कर है ये, और खिजरी जमा और अबवाब, ये 2 तरह के नया कर लगाते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा राजस्व, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा वो वसूला जा सके, ठीक है। और जो मीर कासिम थे इन्होंने क्या किया, इन्होंने जर्मन सेनापति मतलब जर्मन अधिकारी को भी नियुक्त किया था अपने सेना के अंदर, ताकि ये अपनी सेना को अच्छे से ट्रेनिंग दे सकें, ठीक है, और अच्छी टेक्नोलॉजी की ट्रेनिंग दे सके, जिससे कि अगर कभी समय पड़े या कभी समय आए और ऐसा वक्त आए कि अंग्रेज़ों के साथ में लड़ाई करनी पड़े तो इनकी सेना अच्छे से लड़ाई कर सके, ठीक है। तो मीर कासिम का समय आगे गुजरता है। उसके बाद देखिए आते हैं पटना पर अंग्रेज़ों का आक्रमण हो जाता है। पटना पर क्या होता है, अंग्रेज़ आक्रमण कर देते हैं, जिसमें मीर कासिम क्या होता है, जवाब देता है इनको। मीर कासिम वापस इनको जवाब देता है और इनको हरा देता है अंग्रेज़ों का मीर जाफ़र। अब देखिए चूँकि तो बंगाल के जो गवर्नर हैं वो तो बंगाल के गवर्नर को मीर कासिम को अंग्रेज़ों ने बनाया, ठीक है। और फिर जब अंग्रेज़ पटना पर आक्रमण कर देते हैं तो जो मीर कासिम है वो अंग्रेज़ों को रोकने के लिए उनके साथ युद्ध करते हैं, ठीक है। इससे अंग्रेज़ नाराज़ हो जाते हैं और नाराज़ होने के बाद ये क्या करते हैं, वापस से क्या करते हैं, मीर जाफ़र को नवाब घोषित कर देते हैं, ठीक है। और जब ये नवाब घोषित कर देते हैं मीर जाफ़र को, और तो फिर क्या होता है, देखिए बक्सर का युद्ध होता है 1764। डेट याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट डेट है ये, ठीक है। 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर का युद्ध होता है। किस किस के बीच में होता है, देखिए हेक्टर मुनरो और मीर जाफ़र एक तरफ होते हैं, और दूसरी तरफ कौन कौन होते हैं, दूसरी तरफ होते हैं आपके शाह आलम द्वितीय
सुजाउद्दौला क्या थे, ये अवध के नवाब थे, और मीर कासिम थे जो पहले बंगाल के नवाब हुआ करते थे, बाद में इनको हटा दिया जाता है। और शाह आलम द्वितीय क्या थे, उस टाइम पर मुग़ल बादशाह हुआ करते थे। ठीक है, तो इसी प्रकार से देखिए, इस प्रकार से आप कनेक्शन बनाएंगे तो आपको याद रहेगा। ठीक है, ये बंगाल का यानी बक्सर का युद्ध और प्लासी का युद्ध, ठीक है, यही डेट्स और यही किस किस के बीच में लड़ा गया था, यही सब चीज़ें पूछते हैं एग्जाम के अंदर। ठीक है, और एक चीज़ और आप ध्यान रखिएगा, किसी भी युद्ध के बाद में हमेशा एक संधि होती है। उस संधि में जो भी कंपनसेशन है, जो भी हारने वाली पार्टी है वो दूसरी पार्टी को क्या करती है, कुछ कंपनसेशन देती है। ठीक है, तो इसी प्रकार से बक्सर के युद्ध के बाद में संधि होती है, इलाहाबाद की संधि। ठीक है, इलाहाबाद की संधि होती है, देखिए 16 अगस्त 1765 को, और इसमें अवध के नवाब और क्लाइव के बीच में होती है। संधि में क्या होता है, देखिए संधि में क्या होता है, बक्सर के युद्ध के बाद में, ठीक है, बंगाल, बिहार और उड़ीसा, बंगाल, ठीक है, बक्सर के युद्ध के बाद में बंगाल, बिहार और उड़ीसा, इन तीनों की जो दीवानी है, यानी दीवानी राइट्स, यानी वहाँ पर व्यापार करना, वहाँ से राजस्व को कलेक्ट करना, और ठीक है, सभी प्रकार के जो राइट्स हैं, सभी प्रकार के जो अधिकार हैं, इन तीनों क्षेत्रों में वो अंग्रेज़ों को मिल जाते हैं। अब आप सोचिए ज़रा, एक युद्ध के बाद में इतने सारे अधिकार, यानी पूरे बंगाल में, पूरे बिहार में और पूरे उड़ीसा, ये पूरे क्षेत्र में, ठीक है, पूरे क्षेत्र में जब अंग्रेज़ों को अधिकार मिल जाता है, ठीक है, तो उनका जो वर्चस्व है, ठीक है, भारत की राजनीति में वो कितना ज़्यादा बढ़ जाता है। इसीलिए कहते हैं कि प्लासी का युद्ध और बक्सर का युद्ध, दोनों युद्धों ने, ठीक है, अंग्रेज़ों के पैर जमा दिए थे भारत की राजनीति में, और इसी से जो आगे का जो रास्ता है वो प्रशस्त हुआ कि किस प्रकार से जो अंग्रेज़ हैं वो भारत पर राज करेंगे। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, देखिए, बंगाल में द्वैध शासन शुरू हो जाता है। रॉबर्ट क्लाइव इसको स्टार्ट करते हैं, क्लाइव वापस आ जाते हैं और कंपनी में वापस आ जाते हैं और बंगाल में द्वैध शासन शुरू करते हैं। और द्वैध शासन में क्या होता है, देखिए, अब ये क्या करते हैं, बंगाल के अंदर दो तरह का शासन लेके आते हैं। मतलब शासन तो एक ही था, बट उसमें क्या करते हैं, देखिए, सेना, बाहरी संबंध यानी फॉरेन अफेयर्स, और राजस्व यानी पैसे का जो मामला है, ये सब तो रहेंगे किसके पास, कंपनी के पास। ये सब मामला रहेगा कंपनी के पास। और उसके अलावा देखिए, प्रशासन फौजदारी और शांति व्यवस्था, ये नवाब के पास रहेगा। यानी नवाब केवल और केवल नाम मात्र का नवाब था। ठीक है, बाकी सारी जो पावर्स थी वो अंग्रेज़ों ने अपने पास रख ली थी। इसी को कहते हैं द्वैध शासन। बंगाल में ये रहा, ये जो द्वैध शासन है ये बंगाल में लागू हुआ। ठीक है, ये बंगाल में लागू होता है कब, 1765 ईस्वी से 1772 ईस्वी तक चलता है। ये 1772 ईस्वी तक ये बंगाल में द्वैध शासन चलता है। और ये किसने लागू किया था, रॉबर्ट क्लाइव ने। ठीक है, तो देखिए, इस प्रकार से आज हमने डिस्कस किया बंगाल की राजनीति को, किस प्रकार से बंगाल में अंग्रेज अपने दो युद्ध लड़ते हैं, 1757 और 1764 में, प्लासी का युद्ध और बक्सर का युद्ध। दोनों युद्ध बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, इनको आप याद रखिएगा। ठीक है, तो अभी जो लेक्चर्स हैं वो कंटिन्यू आपको मिलते रहेंगे। पिछले कुछ टाइम से कुछ गैप हो गया था लेक्चर्स के बीच में, लेकिन अब लेक्चर्स आपको कंटिन्यू मिलते रहेंगे। ठीक है, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आप जो वीडियो है इनको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप कमेंट कीजिए। ठीक है, तो अगले लेक्चर के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।